तो आज की क्लास में हम बचे हुए 2-3 क्वेश्चन रह गए उनको भी कंप्लीट करते हैं। तो मैं कर रहा हूं आपके साथ शेयर क्वेश्चन नंबर 53, टीएस ग्रेवाल सीबीएसई एडिशन। ये हमने अभी तक नहीं किया है तो इसको आज कंप्लीट करते हैं। और क्वेश्चन आपके पास ये आ गया। फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड है, उसमें कंटेंट शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 10% मॉर्गेज लोन है, और रिजर्व एंड सरप्लस के साथ नोट नंबर 1 दिया हुआ है। आपको मैं याद करा दूं कि जिसका नोट नंबर होता है उसको नोट टू अकाउंट उस नोट नंबर पे जाना होता है और वहां से उसकी डिटेल्स को यूज करना होता है। फिर करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स है, फिक्स एसेट्स टेंजिबल हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स। आपको फिर से याद करा दूं कि करंट इन्वेस्टमेंट्स को कैश इक्विवेलेंट मानते हैं अभी हम, और इसको कैश के साथ में जोड़ करके फाइनल आंसर देते समय यूज करना होता है। और इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक है इनके पास। और इसके बाद नोट नंबर 1 में जनरल रिजर्व है और सरप्लस दिया हुआ है, ठीक है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग ₹24,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 25,500। इन्वेस्टमेंट्स को इन्होंने इस साल बेचा है। Provision for tax made during the year was 27,000. During the year, a part of the fixed asset costing ₹30,000 was sold for 36,000. The profits were included in the statement of profit and loss account. Interim dividend paid during the year amounted to 1,20,000. And loan was taken at the end of current year. इस साल के अंत में लोन लिया गया। देखिए, आपको काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं हम, तो करते करते समय हो गया, अब तो हम इसको वाइंड अप करने की स्टेज पे हैं। तो आपको याद ही होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जिनकी एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं उनके अकाउंट्स को बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट दी है। फिर एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनेगा और एक फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे 3 अकाउंट हमें ड्रॉ करने होंगे और तीनों अकाउंट्स को हमें बनाना होगा क्योंकि इनकी एडजस्टमेंट्स दी। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसको शुरू करते हैं और हम आते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट मैंने ड्रॉ कर लिया है। ऊपर नाम लिख देते हैं भाई इसका, और काफी बार आप इसको डिस्कस भी कर चुके हो प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो बहुत ज्यादा मुझे बताना भी नहीं है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, एज यूजुअल आपको पता ही है लायबिलिटीज और रिजर्व्स के बैलेंसेस क्रेडिट में होते हैं। हम इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट में लिखेंगे। वी विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर क्या है आपकी हिंट के लिए बता रहा हूँ कि ये ओपनिंग बैलेंस है। दूसरी तरफ हम इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ में आपको 2 ही एडजस्टमेंट्स मिलेंगी। एक तो दिया होता है जो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, दूसरा होता है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप प्रोविजन बनाते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस से बनाया होता है, उसकी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाई स्टेटमेंट, पोस्टिंग जो होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि ये जो है ये प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर होगा, जितना हमने प्रोविजन बनाया प्रॉफिट एंड लॉस से। तो दिस इज प्रोविजन मेड। दूसरी तरफ हम जब टैक्स पे करते हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो हमने टैक्स का पेमेंट किया होगा उसके लिए हम टू बैंक लिखेंगे, और ब्रैकेट में हम क्लियर कर देते हैं कि ये है टैक्स पेड, कितना आपने टैक्स पे किया। अब जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए होते हैं तो उसके बाद एडजस्टमेंट में या तो टैक्स पेड दिया होगा, अगर आपको टैक्स पेड दिया होगा तो बैलेंसिंग फिगर प्रोविजन मेड मिल जाएगा, और अगर आपको प्रोविजन मेड दिया हुआ तो बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेड मिल जाएगा।
तो चलिए अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन को यूज करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 27,000 ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन हमने कितना बनाया 27,000, तो प्रोविजन मेड इज 27,000। इसके अलावा क्वेश्चन में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए, तो क्वेश्चन में हम चलते हैं और क्लोजिंग बैलेंसेस को, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को देख लेते हैं। तो इस जगह पे देखिए आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 30,000। तो 2,25,000 ओपनिंग बैलेंस लिख दिया हमने और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया जी 30,000। अब हम इसका टोटल करेंगे और बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद देखेंगे कि हमारा टैक्स का पेमेंट कितना हुआ है यहाँ पर। तो ये वाली साइड बड़ी है, यहाँ पर हम टोटल लिख दे रहे हैं। टोटल आ रहा है 2,52,000। 2,52,000 में से 30,000 हम माइनस करेंगे, तो हमारा जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 2,22,000। ये हमने बैलेंस करके निकाला है, तो इसलिए हम इसके साथ में बैलेंसिंग फिगर भी लिख देंगे। तो हमें पता चल गया कि इस बार टैक्स का पेमेंट कितना हुआ था। इस बार टैक्स का पेमेंट किया गया था 2,22,000। अब एक एडजस्टमेंट हमें इन्वेस्टमेंट की दी गई थी, तो अब हम एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। तो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके साथ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। स्टार्टिंग में हम बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सारी एसेट्स जो है वो डेबिट से स्टार्ट होती हैं, वो डेबिट के आइटम्स होते हैं, तो डेबिट से स्टार्ट होते हैं। और लायबिलिटीज जितनी होती हैं वो क्रेडिट से स्टार्ट होती हैं। अब इन्वेस्टमेंट एसेट है, इसलिए डेबिट से स्टार्ट होगा और क्रेडिट से उसका क्लोज होगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स का कितना बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स का मतलब मैं आपको और क्लियरली थोड़ा सा लिख दूं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ओपनिंग है 1,50,000 और क्लोजिंग है 1,80,000। तो 1,50,000 इज ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 1,80,000। 150 एंड 180। अब हम इसके बाद इसके एडजस्टमेंट पे जाते हैं और एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या दिया हुआ है कि कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹24,000 वाज सोल्ड फॉर 25,500। जो 24,000 की इन्वेस्टमेंट्स थी उसको 25,500 में बेच दिया। तो सबसे पहले तो इसको सेल कर दिया, तो हम इसको सेल करने की एंट्री लिख दें बाय बैंक, और हम ब्रैकेट में लिख दें कि हमने इसको सेल कर दिया है। सेल कितने में किया? 25,500 में। तो अगर 24,000 की एसेट है और 25,500 में आप सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब 1,500 रुपीज का इसमें प्रॉफिट लिया गया था। और प्रॉफिट को आप यहाँ पे लिखते हो, आपको पता ही है। तो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट ऑन सेल, या सिर्फ प्रॉफिट लिख दें तब भी चलेगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था 1,500 रुपीज। इसके अलावा इस अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी और इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अब चूंकि कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो अब हम इसको क्लोज करेंगे। और जब हम क्लोज करते हैं तो यहाँ पर टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड में बड़ा, तो इधर से शुरू करते हैं हम। टोटल हो रहा है जी 2,05,500, 2,05,500। और इस जगह पर जो है वो बैलेंस आ जा रहा है 54,000 रुपीज का। ये जो 54,000 का बैलेंस है, कौन सा बैलेंस होगा? ये परचेज का होगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। आपको अगर अकाउंट भूल भी गया है तो प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार फिर से देखें, उसमें पूरी डिटेल्स दी गई हैं। स्पेशली एक ऐसा लेक्चर भी है जिसके अंदर पूरा आपका एसेट अकाउंट के बारे में डिस्कशन है, तो उसको भी आप प्लीज एक बार फिर से देखिए। तो हमने यहाँ पर इसको लिखना है, यहाँ पर टू बैंक,
ये परचेज किया गया होगा। आपको याद रहना चाहिए कि डेबिट साइड में यहाँ पे तीन ही चीजें आती हैं, ओपनिंग बैलेंस, परचेजेस और अगर कोई प्रॉफिट ऑन सेल हो तो। अब चूंकि दो चीजें आ चुकी थी तो ये जो बचा हुआ फिगर है ये किसका फिगर होगा, ये परचेज का होगा। और चूंकि हमने इसको बैलेंस करके निकाला तो हम लोग इसके ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर भी लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स और कुछ सेल करी गई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक फिक्स एसेट का भी अकाउंट बना लेना चाहिए। तो हम फिक्स एसेट के अकाउंट पे आते हैं। फिक्स एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस 12 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 9,60,000 दिया हुआ है। तो अकाउंट में चलते हैं और ऐसे ही जैसे एसेट का अकाउंट बना रहे थे वैसे हम एक अकाउंट और बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। फिक्स एसेट ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं बहुत कम एक्सप्लेनेशन देते हुए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत बार हमने इसको प्रीवियस लेक्चर्स में काफी बार डिस्कशन कर लिया। तो इसका बैलेंस था भाई 12 लाख एंड 9,60,000। तो 12 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है भाई 9,60,000। अब हम आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं एक एडजस्टमेंट में क्या कहा गया है। तो इसकी एडजस्टमेंट में बताया गया है ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ द फिक्स एसेट कॉस्टिंग ₹30,000 वाज सोल्ड फॉर 36,000। एक एसेट जो 30,000 की थी उसको इन्होंने सेल कर दिया 36,000 में। तो सबसे पहले तो उसको हम सेल करें। जब हम सेल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स एंट्री होती है और यहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगी बाय बैंक और ब्रैकेट में हम ये भी लिखेंगे कि हमने इसको सेल किया है। हमने सेल कितने में किया है 36,000 में, थी कितने की 30,000 की। इसका मतलब क्या होगा कि 6,000 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट रहा होगा। तो उस प्रॉफिट को कहाँ रखा गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और हम ब्रैकेट में बताएंगे कि यहाँ पे 6,000 रुपीज का प्रॉफिट था। अब देखिए हमने यहाँ पर जो जो चीजें आने वाली थी वो सारे के सारे लिख दी और कुछ भी नहीं दिया हुआ था। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। जब हम बैलेंस करेंगे तो टोटल जो है वो डेबिट का बड़ा है और डेबिट में है 12,06,000 रुपीज का टोटल। 12,06,000 हमने यहाँ लिख दिया और इसमें से 36,000 और 9,60,000 को माइनस कर दिया। अब 9,60,000 को जब हम माइनस करते हैं और 36,000 को माइनस करते हैं तो इस जगह पर 2,10,000 का बैलेंस आने लगा। क्रेडिट में क्या होता है, यहाँ पर हम सेल करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं और बैलेंस करते हैं। तो सेल करने का अमाउंट लिखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये किस चीज का होगा, ये डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है। इसका मतलब इतने रुपए की एसेट जो है वो डेप्रिशिएट हुई है। तो ये चूंकि हमने बैलेंस करके निकाला है तो हम लोग ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर भी लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में 3 अकाउंट बनाने चाहिए थे और तीनों के तीनों अकाउंट हमने बना लिए। अब हम शुरू करते हैं मेन क्वेश्चन को और क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको ये बात पता है कि आपको एक वर्किंग नोट बनाना होता है और उस वर्किंग नोट को किस लिए बनाना होता है, क्योंकि हमें जो स्टार्ट करना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से शुरू करना होता है। तो जो हमें दिया नहीं होता और उसको हमें पता करना होता है। इसको हम लोग शुरू करते हैं अपने यहाँ पर सरप्लस से, जो सरप्लस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तो आइए हम क्वेश्चन में देखते हैं कि सरप्लस हमें कितना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में सरप्लस देखिए 1,68,000 का बैलेंस था। ये 1,68,000 का बैलेंस है सरप्लस का और अब वो 2,04,000 हो गया। यानी कि सरप्लस हमारे पास कितना चेंज होके आया है, 168 और 2,04,000 का हम डिफरेंस निकाल लें तो ये हमारा हो रहा है जी 36,000 रुपीज। तो 36,000 रुपीज हमने यहाँ पर सरप्लस लिख दिया। इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन द करंट ईयर। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में गिवन ही था
प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 27,000, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो इसको हम लिख देते हैं ये 27,000 है। इसके बाद हमने क्वेश्चन में देखना है कोई प्रपोज डिविडेंड है क्या, कोई भी प्रपोज डिविडेंड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग एक बार फिर से। प्रपोज्ड डिविडेंड तो नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट नंबर 4 पे दिया हुआ है कि इंटरिम डिविडेंड जो है वो 1,20,000 का है। तो चलिए इंटरिम डिविडेंड को लिख देते हैं, प्रपोज डिविडेंड का कुछ भी नहीं दिया तो इसको हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। इंटरिम डिविडेंड है 1,20,000, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद ट्रांसफर किसी रिजर्व में तो नहीं है, तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है और ये 9 लाख का था, अब ये चेंज होके हो गया है भाई 9,30,000। तो 9 लाख से 9,30,000 हो जाने का मतलब क्या है कि 30,000 रुपीज का हमने एक रिजर्व क्रिएट किया है। तो ये रिजर्व कहाँ से क्रिएट किया गया होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस से, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन है, नॉन कैश एक्टिविटी है, तो इसको हम वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को जोड़ लें। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो आपका आ जाएगा 2,13,000। 2,13,000। अब हम अपने मेन क्वेश्चन के पार्ट पे चलते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लिखना होता है, जो कि हम कैलकुलेट करके आए, वो आ रहा था 2,13,000। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट्स करनी है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। आपको याद ही होगा कॉमन सी जो चीजें हैं वो डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, ये एक कॉमन सी चीजें हैं जो हर एक में होती हैं। लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल, ये 3-4 आइटम्स तो फटाफट से आपको हमेशा माइंड में आने ही चाहिए। तो सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना था, चार्ज किया गया डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके लिए हमने एक अकाउंट बनाया था और आपको याद होगा फिक्स एसेट अकाउंट के अंदर ये बैलेंस करके निकला था कि डेप्रिसिएशन जो है हमारा चार्ज हुआ था 2,10,000 रुपीज का। तो 2,10,000 का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। 2,10,000। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिबेंचर्स, इस तरह के पार्ट को देखते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन में दिया है कि लोन वाज टेकन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। तो हम यहां पर चल रहे हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए मॉर्गेज लोन था, 10% का था, तो 10% की इंटरेस्ट देनी होती है। स्टार्टिंग में ये 0 था, अब 8,10,000 हो गया। अब यानी कि 8,10,000 रुपीज का लोन लिया गया, 8,10,000 के ऊपर इंटरेस्ट देनी होगी। अब इंटरेस्ट यहां पर नहीं देनी है, क्यों नहीं देनी, क्योंकि बोलते हैं कि करंट ईयर के एंड में लिया, यानी कि आज लोन लिया। तो भाई आज लोन लिया तो आज के आज थोड़ी ना ब्याज बनेगी, तो इसलिए यहां पर इसकी कोई भी ब्याज नहीं बनेगी। अगर ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिया होता लोन तो यहाँ पर हम पूरे साल की इंटरेस्ट देते। अगर वो कहते जी बीच में कहीं पे लिया तो उतने पीरियड की देते, वो कहते जी मिड ऑफ द ईयर लिया तो हाफ ईयर की देते। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, लास्ट एडजस्टमेंट में मेंशन्ड है कि भाई ये जो लोन लिया गया है ये करंट ईयर के एंड में लिया गया है। क्योंकि करंट ईयर के एंड में लिया गया है इसलिए इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगी। अब फिर हमें इसके बाद चेक कर लेना होता है कोई अमोर्टाइजेशन तो नहीं है, यहाँ पे कोई इंटेंजिबल एसेट है ही नहीं, तो अमोर्टाइजेशन की बात भी नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि लॉस ऑन सेल या कोई प्रॉफिट ऑन सेल तो नहीं था। लॉस ऑन सेल तो नहीं है, पर प्रॉफिट ऑन सेल दो चीजों का है। हमने इन्वेस्टमेंट बेची थी, वहां पे भी प्रॉफिट हुआ था, और हमने अभी फिक्स एसेट्स बेची हैं उसमें भी प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट्स हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आके जुड़ गए। अब चूंकि जुड़ गए होंगे तो हमें इनको हटाना है। अब सवाल उठता है कि क्यों हटा रहे, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है। हमें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग पार्ट को पता करना है। इन्वेस्टमेंट्स को बेचने पे या एसेट्स को बेचने पे हमारे कोई प्रॉफिट आ रहे हैं तो वो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होते। अब चूंकि पार्ट नहीं होते तो इसलिए हम उसको हटा रहे हैं। तो प्रॉफिट जो होते हैं वो प्लस हो गए होंगे, इसलिए इनको हम लेस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोनों में प्रॉफिट हुआ था, एक तो एसेट्स में भी फायदा हुआ था। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स
और दूसरा है जी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब हम क्वेश्चन में ये लिख चुके हैं और आपको मैं ये क्वेश्चन में जो सॉल्व किया था हमने पार्ट उसमें आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले तो फिक्स एसेट्स पे प्रॉफिट जो था वो था 6,000 रुपीज का, ये प्रॉफिट है। फिर हमने जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया था उसमें भी हमारा प्रॉफिट था और उसमें है हमारा प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट ऑन सेल है 1,500 रुपीज का। तो ये दोनों प्रॉफिट जो है पीएल के अंदर आ गए होंगे और इन्होंने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा। और तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक है, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में ये बात नहीं ठीक होती, इसलिए इसको हम हटा देंगे यहाँ से। हमको तो पर्पस क्या है कि ये पता करना है कि ऑपरेटिंग कितना है यहाँ पर। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था 1,500 रुपीज का और 6,000 रुपीज का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है और टोटल हमारे पास से 7,500 रुपीज के अमाउंट यहाँ पर आते हैं जो कि हमें माइनस करने होंगे, लेस करने होंगे। अब देखिए इसके अलावा बी और सी पार्ट में आने वाला कुछ भी यहाँ पे नहीं एलिमेंट है, तो हम ऊपर का पार्ट का टोटल करेंगे। ये तो 2,10,000 नहीं होगा, तो 2,13,000 में आप 2,10,000 जोड़ दीजिए और 7,500 को आप माइनस कर दीजिए। तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है वो मिल जाएगा 4,15,500 रुपीज। इसके बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल के पार्ट का इफेक्ट लेके आएंगे। वर्किंग कैपिटल के पार्ट का इफेक्ट का मतलब है कि आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को इन्वॉल्व करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि करंट लायबिलिटीज में क्या चीज है। तो सबसे पहले हम करंट लायबिलिटीज पे चल रहे हैं। करंट लायबिलिटीज में यहाँ पर ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स हैं और क्रेडिटर्स 5,04,000 से 4,02,000 के हो गए हैं। तो क्रेडिटर्स जो हैं आपके वो कम हो गए हैं और कितने कम हो गए हैं, 1,02,000 रुपीज के क्रेडिटर्स। अब 1,02,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए हैं यानी कि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है। ये डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आप लेस और एफ पार्ट में लिखते हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड पेबल्स, शॉर्टकट में ही लिख देता हूं मैं ट्रेड पेबल्स, और इसका अमाउंट है जी 1,02,000 रुपीज। अब हम आगे चलते हैं। फिर इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है जो कि ऑलरेडी हम सेपरेटली डील करते हैं, तो यहाँ पर हमें उसको डील नहीं करना है। फिर इसके बाद हमें इन्वेंट्रीज दी करंट एसेट्स के अंदर, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा और ये इक्विवेलेंट टू कैश माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि करंट एसेट्स का मतलब है कि ये तुरंत के तुरंत बेच करके पैसों में तब्दील करी जा सकती है, वहां से चेंज करके लाया जा सकता है, तो ये कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेंट्रीज जो है वो 7,20,000 से 6,30,000 हो गई। 90,000 रुपीज की इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो गई यानी कि करंट एसेट डिक्रीज हो गई। अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो आप उसको ई पार्ट में दिखाते हो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ये डिक्रीज इन करंट एसेट्स है आपका। तो हमने यहाँ पर इन्वेंट्रीज जो कम हो गई हैं, कितनी कम हो गई हैं, 90,000 कम हो गई हैं, उनको यहाँ पर लाना है, चेंज हुआ है 90,000। इसके बाद हमें ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं और जो कि 6,30,000 थे अब 13,65,000 के हो गए। करंट एसेट बढ़ गई है, अगर करंट एसेट बढ़ गई है तो आप एफ पार्ट में लेके आओगे। एफ पार्ट में इंक्रीज इन करंट एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, तो हम यहाँ पर लेके आते हैं और लिखते हैं इसको। ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं ये बढ़ गए हैं, डिफरेंस इनका दोनों का निकाला जाए तो ये आ रहा है 7,35,000। 7,35,000 एक बार फिर से चेक कर लें। 630 में से 1365 का डिफरेंस निकाला है 735। इसके अलावा अब नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस है जो कि आपको आंसर देने में यूज करना होता है। तो अब हम आगे चलते हैं और इसको क्लोज करते हैं।
इसका टोटल किया, यहाँ पर एक ही चीज है 90,000 आ रहा है, इसका टोटल करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें और टोटल हो रहा है जी 8,37,000। ये चूंकि लेस होना है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो 90,000 उसमें प्लस होगा और 8,37,000 जो है वो माइनस होगा। तो आपका डिफरेंसिंग फिगर आएगा 3,31,500। अब देखिए 3,31,500 जो है ये आपका यहां से माइनस में आ रहा है। अब चूंकि माइनस में आ रहा है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ पर कैश जनरेटेड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, कैश यूज्ड इन ऑपरेशंस। इसके बाद हमें देखना होता है कि कितने रुपए का हमने इनकम टैक्स का पेमेंट किया। तो हमने इसके लिए एक इनकम टैक्स का प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट बनाया था और उसमें हमने पता किया था कि टैक्स पेड कितना है। तो टैक्स पेड जो था वो था 2,22,000। तो अब हम इसमें से 2,22,000 का टैक्स का पेमेंट और शो करेंगे। तो 2,22,000 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अब हमारे सिलेबस में भी नहीं है, अगर होता भी तो वो प्लस माइनस करना हो सकता था। और इस तरीके से अब हमारे पास टोटल जो है यहाँ पर कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज टोटल हो जाएगा 331, ये भी माइनस होना था, तो ये हो जाएगा आपका 5,53,500। फिर से चेक कर लेते हैं, 3 and 5,53,500 ये माइनस में। इसके बाद हमने जो है अब शुरू करनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको क्या करना होता है, आपको जितनी भी नॉन करंट एसेट्स हैं इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स, उसकी बाइंग और सेलिंग को रिकॉर्ड में लाना होता है, क्योंकि उन्हीं चीजों में हमने नॉन करंट एसेट्स में बेसिकली पैसे लगाए होते हैं। तो उसमें से पैसे आ रहे कि जा रहे, ये अब हमें आगे देखना है। तो अगर हम शॉर्टकट में अपने को याद रखने के लिए बात कहते हैं तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो अब हम चलते हैं, दो पार्ट चाहे तो आप लिख लें, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब आना और आउटफ्लो का मतलब जाना। ये ज्यादातर लोग इनफ्लो आउटफ्लो नहीं लिखते हैं, मैं आपको इसलिए बता के चलता हूँ कि आपको समझ में आए। आप एक वर्ड है, मर्जी आपके लिखना चाहें लिखें और ना लिखना चाहें ना लिखें, अगर ज्यादातर टीचर्स उसको नहीं लिखते हैं। मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको विजन क्लियर ले, आपको बात समझ में आती रहे। तो सबसे पहले हम चल लेते हैं फिक्स एसेट के अकाउंट में, और फिक्स एसेट के लिए जो है हमने जो है अकाउंट बनाया हुआ है। तो देखिए जिसका हमने अकाउंट बनाया होता है उसको फिर हम बैलेंस शीट से डील नहीं करते हैं, उसको हम अकाउंट के थ्रू डील करते हैं। तो हमने यहाँ पे फिक्स एसेट का भी अकाउंट बनाया हुआ है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनाया है, तो इसलिए बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं है, हम सीधा इनके अकाउंट्स में चलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट पे चलते हैं और इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में हम देखते हैं कि क्या एक्टिविटी हुई। देखिए बाइंग और सेलिंग लेना है, तो यहाँ पर एक तो बता रहे हैं जी 54,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट खरीदी गई है, ये परचेज है, ये आपने निकाला है। दूसरा आपने इसको सेल भी किया था, तो इन दोनों पार्ट को पहले तो लिखा जाए, एक परचेज और सेल के पार्ट को। तो इनफ्लो में भी लिखेंगे हम, आउटफ्लो में भी लिखेंगे। जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इनफ्लो हो जाएगा और जो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आउटफ्लो हो जाएगा, उसमें पैसे जा रहे हैं। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये थी 25,500 रुपीज की, तो 25,500 की। फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, अभी हमने
अकाउंट में देखा था, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 54,000 रुपीज की। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे अपने फिक्स एसेट के अकाउंट पे और उसमें देखते हैं कि क्या हुआ था, परचेज और सेल कितनी है। तो फिक्स एसेट के अकाउंट में आ रहे हैं हम लोग। फिक्स एसेट के अकाउंट में देखिए कोई परचेज तो इस साइड है नहीं, सेल दी हुई है 36,000 रुपीज की। तो 36,000 रुपीज की सेल को लिख दिया जाए। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये है भाई आपकी 36,000। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका हम टोटल कर दे रहे हैं। 61,500 बाहर आ गया, 54,000 परचेज करने में चले गए। अब चूंकि आउटफ्लो हुआ तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 61,500 में से 54,000 हम डिडक्ट करेंगे, तो 7,500 रुपीज का बैलेंस आने लगा। और ये पैसे हमारे पास बढ़ गए हैं, आए हैं। देखिए 61,500 आया और गया 54, तो प्लस हो गया 7,500। तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे इस एक्टिविटी का, कैश जनरेटेड, इतने रुपए आए हमारे पास फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको याद रहना चाहिए बड़े तौर पर क्या है कि जिससे हम व्यापार कर रहे हैं वो फाइनेंसेस को लिखना होता है, उनके इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को लिखना होता है। शॉर्टकट में याद रखने के लिए अपने लिए बात ऐसे रख सकते हैं, शेयर, डिबेंचर, लोन्स, बोरोइंग से जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड लिख लें, शेयर, डिबेंचर, बोरोइंग्स, और साथ के साथ उनके इंटरेस्ट और डिविडेंड्स, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। तो हम इनफ्लो और आउटफ्लो दो हेडिंग्स लेके चलते हैं। इनफ्लो और आउटफ्लो हेडिंग के लिए जाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो शेयर्स, डिबेंचर्स या लोन्स पे हमें जाना चाहिए। शेयर कैपिटल में चलते हैं। शेयर कैपिटल में देखिए 13,50,000 से 13,50,000 आज भी है, कोई भी शेयर्स में चेंज नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास 10% मॉर्गेज लोन है जो कि 8,10,000 का है, जो कि पहले जीरो था। तो यानी कि पूरा लोन लिया है। अगर लोन लिया है तो फिर हमारे पास इनफ्लो होगा, तो लोन फ्रॉम लोन टेकन लिखते हैं हम, यहाँ पर बेटर होगा, लोन टेकन या मॉर्गेज लोन टेकन, एंड इट इज 8,10,000। बेटर रहेगा आप लिखें 10% मॉर्गेज लोन टेकन, पूरा नाम लिखना चाहिए। तो 8,10,000 रुपए का लोन लिया, इनफ्लो हुआ। शेयर्स इश्यू नहीं किए ना कुछ उसमें चेंज किया, तो शेयर, डिबेंचर, लोन्स और कोई लायबिलिटी है ही नहीं। जब हम शेयर, डिबेंचर, लोन्स की बात कर चुके तो उसके बाद देखते हैं इनकी कोई इंटरेस्ट का पेमेंट है, कोई डिविडेंड का पेमेंट है, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कुछ भी देने की बात नहीं थी क्योंकि लोन आज ही लिया गया है। तो आज लोन लिया गया तो इसके ऊपर कुछ भी हमारे पास से पैसे ब्याज के नहीं गए। पर आपको अगर ध्यान हो तो क्वेश्चन में आखिरी में एक पॉइंट में दिया हुआ था कि इन्होंने इंटरिम डिविडेंड पे किया है, और इंटरिम डिविडेंड का फिगर था 1,20,000। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये आउटफ्लो होगा। जब डिविडेंड देंगे तो पैसे जा रहे होंगे, तो इंटरिम डिविडेंड, और इंटरिम डिविडेंड में गए हैं आपके पास से 1,20,000। तो इनका टोटल करते हो तो कुछ है ही नहीं, एक एक चीजें तो सीधा भी हम लिख सकते थे। 8,10,000 आया, 1,20,000 चला गया, और नेट रिजल्ट क्या रहा कि हमारे पास पैसे बढ़ गए। कितने पैसे बढ़ गए? 6,90,000। तो जब पैसे बढ़ जाते हैं तो हम लोग लिखते हैं कैश जनरेटेड। तो वी विल राइट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हमें फाइनली
देखना है कि इन तीनों एक्टिविटीज में क्या चेंज हुआ। तो तीनों एक्टिविटीज में चेंज के लिए हम लोग सबसे पहले तो इनके बैलेंसेस को लिख लें। फर्स्ट एक्टिविटी में आपके पास ये दिया हुआ है, माइनस हो गया था 5,53,500 रुपीज। सेकेंड एक्टिविटी में आपके पास से पैसे आए थे, आपके पास प्लस हो गया था 7,500 रुपीज। और थर्ड एक्टिविटी जो हम अभी अभी कंप्लीट करके हटे हैं, इसमें भी पैसे प्लस हुए हैं, और पैसे प्लस हुए हैं हमारे पास 6,90,000 रुपीज। और इनको हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो फाइनली देखते हैं हमारे पास क्या चेंज हुआ। हमारे पास जो है प्लस हो रहे हैं, और प्लस में हो रहे हैं हमारे पास 1,44,000 रुपीज। तीनों एक्टिविटी का फाइनल रिजल्ट क्या रहा, इनको प्लस करने के बाद हमारे पास 1,44,000 रुपीज प्लस हो जा रहे हैं। इसको हम फोर्थ हेडिंग में आकर के लिखते हैं। तीन पहले एक्टिविटीज की हेडिंग होती है, फोर्थ एक्टिविटी में हम लिखते हैं, फोर्थ पार्ट में लिखते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, नेट कैश, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि हम लोगों ने प्लस माइनस किया तो वो आ रहा था 1,44,000। ये 1,44,000 का आया। अब हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग देखना है, तो क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन में बिगिनिंग में देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको करंट इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं और बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो हम ले लेते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स और बैंक बैलेंस, ये दोनों ही कैश के इक्विवेलेंट्स हैं। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स और बैंक। करंट इन्वेस्टमेंट्स का था अमाउंट 17 और ओपनिंग बैलेंस है वो है 17,000 और बैंक का बैलेंस है 4,30,000। तो इस तरीके से जो है इसका जो टोटल आ रहा है वो हो रहा है 4,47,000। 4,47,000, 1,44,000 शुरू में था, 4,47,000 शुरू में था और 1,44,000 रुपीज का इस बार इंक्रीज हुआ। तो टोटल जो है आपके पास जो बैलेंस आना चाहिए वो 4,47,000 और 1,44,000 को मिलाते हैं तो ये होना चाहिए 5,91,000। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड का टोटल कितना है। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स क्लोजिंग बैलेंस ले रहे हैं यहाँ पर और बैंक बैलेंस क्लोजिंग का हम यहाँ पे ले लें। तो करंट इन्वेस्टमेंट जो थी वो आपके 21,000 की हैं और बैंक बैलेंस 5,70,000 का। तो इस जगह पे हम लिख देते हैं 21,000 और 5,70,000 रुपीज। तो इस तरीके से इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इसके बराबर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। Following is the balance sheet of Akash Limited as on 31st March 2014. शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस, देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस में एक नोट दिया हुआ है, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है। इसके बाद हमें नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स दी हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। नोट टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस है और रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस का बैलेंस दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स है, देन मशीनरी अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इंटेंजिबल एसेट्स में पेटेंट्स दी है।
फिर दिया हुआ है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 16,000, मशीन विद ए नेट बुक वैल्यू ऑफ 10,000, accumulated depreciation 40,000, was sold for 2,000, prepare cash flow statement। अब देखिए यहां पर हमें एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, दूसरी चीज क्या है कि हमें यहाँ पे मशीन अकाउंट भी बनाना है क्योंकि यहाँ पर उसकी एडजस्टमेंट थी, तीसरी चीज क्या है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना चाहिए क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, साथ के साथ उसके एडजस्टमेंट में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन शुरू करने से पहले 3 अकाउंट बनाने होंगे। तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और प्रोविजन फॉर टैक्स को बनाएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ व्हाइट। सबसे पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना ले रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है, आपको पता ही है, डिस्कशन ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर लिखा जाता है, आपको याद ही होगा, और अगर आप भूल गए तो पुराने लेक्चर्स को एक बार फिर से देखें। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ड्यूरिंग द ईयर। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसकी रिकॉलिंग एक बार कराते हुए चलता हूं। इसके बाद आपको एसेट का अकाउंट भी बना लेना चाहिए, और एसेट जो है यहाँ पर मशीनरी है, मशीनरी का अकाउंट भी बना लें, साथ के साथ दोनों को एक साथ पैरेलल लेके चलने से बेटर रहता है। आपको पूरा रूल रिवाइज कराते हुए चलता हूँ। तो मशीनरी चूंकि एसेट है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस इधर होगा और दूसरी तरफ बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि जितना भी डेप्रिसिएशन है वो सारा यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर होता है वो एसेट अकाउंट में नहीं लिखना, वो उसको हमने एसेट के अकाउंट में नहीं लिखना है, उसको लिखना कहां पर है, जहां पर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कहां पर आएगा, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में। जबकि जब इसका अकाउंट नहीं होता था तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर उस एसेट अकाउंट में जाता था। आपको 3 मेन बातें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए याद रखनी होती है कि सबसे पहली बात ये है कि जब आप एसेट अकाउंट बनाएंगे तो कॉस्ट पे बनाएंगे, बिफोर डेप्रिसिएशन वाले बैलेंस पे। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें, आप बोर्ड में देखिए, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 17 दिया हुआ है लाख, फिर 90,000 डेप्शन लेस करके 16,10,000 है। तो जब आपको एक्यूमुलेटेड डेप्शन मेथड को क्वेश्चन करना होता है, उससे करना होता है, तो आपको बिफोर डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट, जो कॉस्ट होती है उस बैलेंस को लेके चलना है। आपको जो एसेट अकाउंट बनाना है वो 17 और 20 लाख के बैलेंसेस को लेके बनाना है। अगर आप इस बैलेंस को लेके चलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। रूल नंबर 1 क्या है कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन मेथड में कॉस्ट पे अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, तो जो ऊपर वाली कॉस्ट है बिफोर डेप्शन, जो ओरिजिनल कॉस्ट है, उसको लेके चलना है। तो रूल नंबर 1 ये है जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्शन से क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर 17 लाख और 20 लाख रुपीस के बैलेंसेस को मशीनरी अकाउंट में लिखते हैं। तो 17 लाख एंड 20 लाख ये मशीनरी के जो बैलेंसेस थे इनको लिख दिया जाए। फिर यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस है वो 90 और 1,40,000 है। तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएं और इस बैलेंसेस को उसके अकाउंट में लिखते हैं। तो 90,000 एंड 1,40,000। तो आपने बैलेंसेस को लिख लिया, रूल नंबर 1 को फॉलो कर लिया। रूल नंबर 2 क्या है कि यहां पर जो डेप्रिसिएशन आप लिखते थे, याद करा रहा हूं मैं आपको, आप पहले लिखते थे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन, वो अब आपने नहीं लिखना है। वो डेप्शन कहां लिखना है, वो उस डेप्शन के अकाउंट। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर कोई एसेट सील करी जा रही है
तो उसका जितना एक्यूमुलेट किया हुआ डेप्शन पड़ा हुआ है वो ऊपर से मूव किया जाएगा उस एसेट अकाउंट में। इसका नतीजा क्या होगा, इधर से डेप्शन अकाउंट बंद हो जाएगा और इधर से उसकी एसेट खत्म हो जाएगी। क्यों एसेट खत्म करनी, क्योंकि भाई एसेट बिक गई। तो ये तीन बातों पे हमने ध्यान देना होता है। अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। एडजस्टमेंट में बोलते हैं कि मशीनरी विद ए नेट बुक वैल्यू ऑफ 10,000, आज की कीमत उसकी कितनी है 10,000, और उसको आपने कितने में बेच दिया, वाज सोल्ड फॉर 2,000। 10,000 की चीज थी, 2,000 में सेल कर दिया। सबसे पहले तो सेल करो और सेल करने वाली वैल्यू को लिखो। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक और ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि आपने इसको सेल किया। सेल कितने में किया, आपने इसको 2,000 में सेल किया। और सेल करने पे आपको कुछ फायदा या नुकसान हुआ, उसको आपने कहाँ भेजना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और ये आपका लॉस हुआ है। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि भाई 10,000 रुपए की एसेट है, 10,000 की एसेट को आप बेच रहे हो कितने में, आप उसको 2,000 में बेच रहे हो। 10,000 की एसेट को 2,000 में बेचोगे तो 8,000 का लॉस होगा। हमने सेल की एंट्री लिख दी, सेल का पार्ट रिकॉर्ड कर दिया। अब आपको एक बात और ये ध्यान देनी है कि देखिए, अगर कोई आपके पास एसेट सेल हो रही है तो उस सेल का जितना डेप्रिसिएशन, उस सेल वाली एसेट का जितना डेप्रिसिएशन है उसको भी आपने शिफ्ट करना है। अब देखिए, ये जो एसेट सेल हुई है, इस सेल वाली एसेट के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आपका 40,000 रुपीज का। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि उसका डेप्शन 40,000 रुपीज का इकट्ठे होके पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे जो डेप्शन इकट्ठे कर रहे थे, उस डेप्रिसिएशन में से हमने क्या करना है, उसको शिफ्ट कर देना है। कहां पर शिफ्ट कर देना है, एक्यूमुलेटेड, यहाँ शुरू में डेप्शन थे, यहाँ डेप्शन थे। ये जो डेप्शन इस एसेट का पड़ा हुआ है जो सेल हो गई है, उसके डेप्शन रखने का कोई मतलब नहीं। इसको आपने कहाँ भेज देना है, उस एसेट के अकाउंट में भेज देना है जिस एसेट से का ये आपने एक्यूमुलेट किया था। जब आपने इसको उस एसेट अकाउंट में भेज दिया तो ये मशीन अकाउंट में जाकर पोस्ट हो जाएगा क्रेडिट में। इसका परिणाम क्या होगा कि इधर से डेप्रिसिएशन हट गया और उधर से वो एसेट हट गई। अब एसेट को लिखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो एसेट तो बिक गई है। तो करना क्या होता है, तीन बातों का ध्यान देना है कि एक तो जब हमने बैलेंस लिखने हैं वो ओपनिंग कॉस्ट वाले लिखने, ओरिजिनल बैलेंस लिखने। दूसरा, हमने डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में नहीं लगाना है। तीसरा, हमने एक कोई एसेट अगर सेल कर रहे हैं तो उसका जितना एक्यूमुलेट किया हुआ डेप्शन है उसको हमने ट्रांसफर करना है। तो हमने ये 40,000 रुपीज के डेप्शन को मशीनरी अकाउंट में भिजवाना है। तो मशीनरी अकाउंट में ये ऊपर से डेप्शन शिफ्ट होके आया, तो इस जगह पर आप लिखोगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 रुपीज। अब इसके अलावा और भी इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है। टोटल कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, और सबसे पहले हम चलिए इसका अकाउंट बंद करते हैं एसेट का। तो इस तरफ टोटल आ रहा है 20,50,000, 20,50,000, और बैलेंस जो है निकल के डेबिट में आ रहा है 3,50,000 रुपीज का। डेबिट में आप तीन ही चीजें लिखा करते हो, ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, परचेज लिखते हो, और प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल की तो बात नहीं क्योंकि ऑलरेडी लॉस हुआ था। ओपनिंग बैलेंस आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो इसका मतलब ये जो बैलेंस निकल के आ रहा है ये किस चीज का होगा, ये परचेज का होगा। तो आप लिखोगे टू बैंक, ब्रैकेट में आप लिखोगे जी ये परचेज है, और साथ के साथ और ब्रैकेट में आप क्लियर करोगे कि भाई ये बैलेंसिंग फिगर है, ये हमने बैलेंस करके पता किया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आने को तो क्या है, शुरू में डेप्शन, फिर नया डेप्शन जो लगाया गया इस साल, और क्लोजिंग बैलेंस तो आपकी बार क्या है, उसमें से कुछ हमने ट्रांसफर भी किया। तो अब हमें पता चल जाएगा कि हमने डेप्शन लगाया था। तो इसकी क्रेडिट साइड बढ़ी है, ये 1,80,000 इधर आ रहा है, यहाँ पे भी 1,80,000 हो रहा है। टोटल माइनस करेंगे तो 90,000 बैलेंस आएगा। ये हमने जो है बैलेंस करके पता किया, इसलिए हम इसके साथ में बैलेंसिंग फिगर भी लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि 90,000 रुपीज का डेप्शन पहले से एक्यूमुलेटेड था, इस बार 90,000 रुपीज का डेप्शन और लगाया गया, 1,80,000 के टोटल डेप्शन इकट्ठे किए गए, और इसमें से एक 40,000 रुपीज का डेप्शन जो सेल कर दी गई एसेट उसका हमने हटा दिया। तो अब हमारे पास जो बचे हुए डेप्शन है, जो बची हुई एसेट्स हैं, उसका है 1,40,000।
अब हम लोग एक अकाउंट और बनाएंगे और वो अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा, ये बात सभी को पता ही है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरीड डाउन। मुझे ये भी बात पता है कि इसके एडजस्टमेंट्स क्या हैं, या तो टू बैंक है या फिर बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इसके अंदर आती ही चार चीजें। ये होता है आपका प्रोविजन में कितने का प्रोविजन आपने बनाया, और दूसरी तरफ आता है आपका टैक्स कितना पे किया, टैक्स पेड। तो प्रोविजन मेड एंड टैक्स पेड क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर, टैक्स पेड दिया हुआ है 16,000 रुपीज। तो भाई टैक्स पेड लिख देते हैं 16,000, टैक्स पेड है 16,000 यहाँ लिख दिया। इसके अलावा हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस भी दिए हुए हैं 11,000 एंड 8,000। ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस किसके हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स के। तो इन बैलेंसेस को भी लिख देते हैं। ओपनिंग बैलेंस 11,000, क्लोजिंग बैलेंस 18,000, और टोटल हो गया जी इसका 34,000। फिर इस जगह पर बैलेंस निकाल देंगे, 34,000 में से 11,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23,000। और ये चूंकि हमने बैलेंस करके पता किया तो वी विल राइट बैलेंसिंग फिगर। अब इसके बाद हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे ताकि हम क्वेश्चन शुरू कर सकें। तो चलिए अब हम वर्किंग नोट पे आते हैं। सबसे पहले हमें सरप्लस लेके चलना होता है, जो कि 1,10,000 से 2,50,000 हो गया, और यानी कि चेंज कितना हो गया सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ये हो गया है भाई 1,40,000 रुपीज। फिर से देख लेते हैं, 110 से 250 हो गया, तो 1,40,000 रुपीज का चेंज हुआ। इसके अलावा हम यहाँ पर चलते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन द करंट ईयर लिखेंगे। अभी अभी हम अकाउंट बना के हटे हैं और आपको याद ही है कि हमने जो है 23,000 रुपीज का प्रोविजन बनाया था। 23,000 रुपीज का प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रपोज डिविडेंड कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इंटरिम डिविडेंड कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने तो एक फॉर्मेट बनाया हुआ क्योंकि मुझे बोर्ड पे सॉल्व करना होता है, तो आप चाहें तो इन तीन चीजों को मत लिखिए। तो 1,63,000 रुपीज का हमारा नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इससे हम अपना कैश फ्लो का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एंड दे आर 1,63,000। अब इसमें हमने एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। आपको याद ही होगा, कॉमन सी चीजें हैं, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये कॉमन सी चीजें, और साथ के साथ इंटरेस्ट जो हर क्वेश्चन में बार बार आ रही है। तो सबसे पहले तो भाई हम डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। हमने डेप्रिसिएशन के लिए एक अकाउंट बनाया था डेप्रिसिएशन, और उसमें हमने बैलेंस करके पता किया था कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना है। तो हम आते हैं अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पे और वहां जाके चेक करेंगे कि कितना डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर था। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है भाई ये, और ये है आपका 90,000 रुपीज का। तो चलिए 90,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। Depreciation charge during the year is 90,000.
इसके अलावा हमें और लिखना होता है, कोई इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं वो भी नहीं हमने पे करी यहाँ पर। लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल, हाँ लॉस ऑन सेल था, आपको याद होगा पहली एडजस्टमेंट ही थी कि हमने एक एसेट जो 10,000 बुक वैल्यू है, जिसकी आज की कीमत 10,000 है, उसको हमने 2,000 में बेच दिया था, अकाउंट में भी हमने लिखा था, तो लॉस ऑन सेल था हमारा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और वो था भाई आपका 8,000 रुपीज का। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम इसमें एडजस्ट करें, तो 98,000 आ गया। सी आइटम्स टू बी डिडक्टेड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पे नील लिख दिया। और अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिल जाएगा 1,63,000 प्लस 98,000, तो ये हो जाएगा भाई आपका 2,61,000। अब वर्किंग कैपिटल के चेंजेस का हम इफेक्ट लेके आएंगे। वर्किंग कैपिटल के चेंजेस का इफेक्ट देखते हैं क्या क्या है वर्किंग कैपिटल के लिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में, और सबसे पहले हमें दिया हुआ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट लायबिलिटीज के अंदर, इसका नोट नंबर 2 दिया हुआ था, तो हम नोट नंबर पे जाएंगे। नोट नंबर 2 में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको याद रखना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसको हम एक्सक्लूड करेंगे यहाँ पर। फिर ट्रेड पेबल्स जो हैं वो 83,000 से 15,000 हो गए, तो ट्रेड पेबल जो है वो हमारे यहाँ पर कम हो गए हैं। 83 में से 15 कम कर दें तो 68,000 के ट्रेड पेबल्स कम हो गए, यानी कि करंट लायबिलिटी हमारी कम हो गई। अगर करंट लायबिलिटी कम हो गई तो ये आप शो करोगे एफ पार्ट में। एफ पार्ट में आप हेडिंग लिखते हो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ट्रेड पेबल्स, शॉर्टकट में ही लिख दिया मैंने, और ये है कम हुए भाई 68,000 रुपीज के। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में। आगे हमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिए हुए हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के हम जब नोट पे जाते हैं तो उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं करंट एसेट्स के ऊपर। करंट एसेट्स में सबसे पहले आपको करंट इन्वेस्टमेंट दिए, जिसको आपने यहाँ पे यूज नहीं करना है, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो अब कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाता है, उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी से यूज किया जाता है, और ये माना जाता है कि इसको सेल करके तुरंत पैसे लाए जा सकते हैं, इसलिए ये कैश इक्विवेलेंट है। फिर यहाँ पर हमने इसलिए इसको छोड़ देना है। अब हम इन्वेंट्रीज के ऊपर आते हैं, तो इन्वेंट्रीज 59,000 से 37,000 की इन्वेंट्रीज हो गई। इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक जो है वो हमारा कम हो गया है 22,000। जब ये स्टॉक कम हो गया तो डिक्रीज इन करंट एसेट है, और डिक्रीज इन करंट एसेट को आप लिखते हो ई पार्ट के अंदर। ये आपकी हेडिंग होती है डिक्रीज इन करंट एसेट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का अमाउंट जो था वो था आपका 22,000 रुपीज। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में। इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं, जो कि 23,000 से 26,000 हो गए, यानी कि करंट एसेट बढ़ गई है। करंट एसेट बढ़ गई है तो आप इसको लिखोगे एफ पार्ट में। हम एफ पार्ट में चल रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स थे हमारे, चेंज हुए 3,000 के, तो ट्रेड रिसीवेबल शॉर्टकट में लिख दिया 3,000। ये 68,000 और 3,000 मिला के हो गया जी 71,000। कुछ और इससे रिलेटेड तो है नहीं। 22,000 का हम टोटल करेंगे तो 22,000 ही आएगा। 2,61,000 में 22,000 प्लस हो जाएगा, 71,000 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो है बैलेंस आएगा, बैलेंस आएगा 22 प्लस 71 माइनस, तो इट विल बी 2,12,000। इतने रुपए का कैश हमारे पास से आया। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखना होता है जी कितने रुपए का टैक्स पे किया, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड हमने अकाउंट भी बनाया था, और क्वेश्चन में हमें इसकी एडजस्टमेंट्स भी दी गई थी। इनकम टैक्स पेड जो है ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,000, तो 16,000 रुपीज का टैक्स का पेमेंट आप कर दीजिए।
16,000 जब आप टैक्स पे करेंगे ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल नेट फिगर आ जाएगा 1,96,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 1,96,000 रुपीज आपके पास प्लस हो गए। अब हम शुरू करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास से देखते हैं कहां से पैसे आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने हेडिंग लिख दी इनफ्लो एंड आउटफ्लो। यहां पर आपको याद करा दूं कि मेन आपने क्या लिखना होता है, जितनी भी नॉन करंट आपके एसेट्स हैं उनको आपने कंसिडर करना होता है। तो हम लोग इसके लिए क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और क्वेश्चन में देखिए नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स दी हुई हैं जो कि टेंजिबल भी हैं और इनटेंजिबल भी हैं। तो टेंजिबल में नोट नंबर 4 दिया हुआ था, नोट नंबर 4 में हम चाहते हैं, नोट नंबर 4 में जब जाते हैं तो नोट नंबर 4 में हमें मशीनरी दी हुई है और मशीनरी के लिए हमने अकाउंट बनाया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मशीन के अकाउंट में जाएंगे और मशीन के अकाउंट से इसकी इंफॉर्मेशन को लेंगे। अब हमारे मशीन यहां पर हमने मेन जो है सेल और परचेज लिखना होता है। सेल और परचेज के लिए देखिए तो यहाँ पर हमने मशीन जो है 3,50,000 की परचेज करी है और साथ के साथ हमने 2,000 रुपीज की मशीन सेल भी करी है। तो इनफ्लो भी है और आउटफ्लो भी मशीन से। तो जो हमने सेल करी है उससे पैसे आएंगे, और सेल जो करी थी वो हमने करी थी भाई 2,000 की। तो सेल ऑफ मशीन की सेल से हमारे पास आए 2,000, और इसी में ही हमने निकाला था बैलेंस करके परचेज ऑफ मशीन है। तो परचेज ऑफ मशीन का मतलब आपके पास से पैसे गए हैं, आउटफ्लो हुआ है, और आउटफ्लो हुआ है आपका 3,50,000 रुपीज का। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं और इसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स में आपको दिए हुए पेटेंट्स। पेटेंट्स पहले 30,000 रुपीज के थे, अब वो चेंज होके हो गए हैं जी 50,000 के। 20,000 रुपीज के पेटेंट्स बढ़ गए हैं। अगर 20,000 के पेटेंट्स बढ़ गए हैं तो भाई इसका नाम आपने 20,000 रुपीज के पेटेंट्स को खरीदा है। तो परचेज ऑफ पेटेंट्स, इसके अलावा नॉन करंट एसेट कुछ भी आपको नहीं दी हुई है। यहाँ पर आपके पास आए हैं 2,000 रुपीज और गए हैं 3,70,000 रुपीज, क्योंकि रुपए गए हैं, आउटफ्लो ज्यादा है, हम माइनस में ही आएगा हमारा आंसर, और हम माइनस में लिखेंगे और माइनस में आएगा 3,68,000। तो हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो आंसर होगा यहाँ पर कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद हमने आगे चलना है और अब हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी को शुरू करना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मेन आपको शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स और उनके जो इंटरेस्ट वगैरह है उसको हमने लिखना होता है। तो चलिए अब हम आते हैं और शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या हमें शेयर्स, डिबेंचर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, शेयर, डिबेंचर्स, बोरोइंग्स वगैरह। तो हम देखते हैं कि शेयर कैपिटल सबसे पहले है। शेयर कैपिटल 14 लाख से 15 लाख हो गया है, तो यानी कि हमने शेयर इश्यू किया। तो इनफ्लो और आउटफ्लो दो पार्ट हम अलग अलग समझने के लिए लिख ले रहे हैं। तो हमने शेयर इश्यू किए तो पैसे आए इश्यू ऑफ शेयर्स, और इनको हमने कितने का इश्यू किया है, 1 लाख का, इससे 1 लाख रुपीज आए। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं 1,25,000 से, ये हो गई हैं आपके 2 लाख रुपीज की, यानी कि आपने लॉन्ग टर्म अमाउंट बोरो किया, की है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी हुई है, 75,000 की। तो इससे भी पैसे आए हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से, यानी कि लोन्स लिए हैं, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आपके पास आए हैं 75,000 रुपीज। 75,000 कैसे हुआ, 1,25,000 के थे, अभी वो कितने के हो गए, 2 लाख के, यानी कि 75,000 का और।
इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे चलेंगे। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट था और आपको पहले से ही डिस्कशन आपके साथ होते आ रहा है कि यहाँ पर जो है बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, जो कि 10,000 से 12,000 हो गया, यानी कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट से आपने पैसे कितने लिए हैं? आपने पैसे लिए हैं 2,000 रुपीज। अब देखिए इसके बाद जब हम ये शेयर्स, डिबेंचर्स, बोरोइंग्स, लोन्स सब लिख चुके हैं, इनकी इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन में कोई बात नहीं कही गई। इनके डिविडेंड्स की बात करते हैं, क्वेश्चन में कोई बात नहीं कही गई। तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं। हमारे पास 1,77,000 रुपीज आए होंगे। जाने की बात है तो कुछ भी हमारे पास से नहीं गया, नील है यहाँ पर। तो कुल मिला के फाइनल रिजल्ट क्या रहा हमारे पास? 1,77,000 रुपीज का इनफ्लो हुआ। तो हमारा आंसर होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम investing activity, sorry, financing activity, cash generated from financing activity। अब अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं और अगले पार्ट में हमने तीनों एक्टिविटीज के टोटल को लेना होता है और देखना होता है कि तीनों एक्टिविटी से नेट रिजल्ट क्या रहा, प्लस रहा कि माइनस रहा। तो फर्स्ट एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी और थर्ड एक्टिविटी से तीनों पे हम चलते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में आपके पास 1,96,000 रुपीज आए हैं फर्स्ट से। फिर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट से हमारे पास आए हैं 1,96,000, तो ये प्लस हो गया है 1,96,000। दूसरी एक्टिविटी यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो गए थे 3,68,000, तो 3,68,000 हम माइनस करते हैं। और तीसरी वाली एक्टिविटी में हमारे पास से हुए 1,77,000 रुपीज। अब तीनों एक्टिविटीज को हम प्लस माइनस करके देख लें कि क्या इसके अंदर चेंज हुआ। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 7 and 6 13 और इसमें से हम एडजस्ट करें तो 5,000 रुपीज का चेंज हो रहा है। हमारे पास क्या हो रहा है? नेट 5,000 रुपीज चेंज हुआ, 5,000 प्लस हो गया हमारे पास। तो हम फोर्थ पार्ट में आएंगे और हम लोग यहां पे लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि है 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये ड्यूरिंग द ईयर है। इसके बाद हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को देखते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग, तो यहाँ पर आपको याद ही होगा करंट इन्वेस्टमेंट्स थी एक तो, और साथ के साथ कैश था। तो क्वेश्चन में देखते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश कितना था। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स थी आपकी 5,000 की और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स थे 12,000। तो ये था 5,000, दूसरा था आपका कैश का पार्ट 12,000, तो ये टोटल हो जा रहा है आपके पास 17,000। तो 5,000 आपके पास बढ़ा ड्यूरिंग द ईयर, 17,000 आपके पास शुरू से था, तो आपके पास एंड में होना चाहिए 17 और 5 मिलाकर 22,000। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास 22,000 एट द एंड है। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश का क्लोजिंग बैलेंस चेक करें। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश जो हैं वो है भाई 8,000 और 14,000। तो 8,000 रुपीज एंड 14,000 रुपीज। तो यस, 18 एंड 14 ये मिला के आपका 22,000 रुपीज हो गया। तो इस तरीके से ये जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का उससे मैच कर गया। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।